नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आगे आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और उम्मीद करता हूं आप ये जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो डेली अटैम्प्ट कर रहे हो, और अटैम्प्ट करने के बाद जो भी आपका स्कोर बने वो स्कोर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, तो देखिए 1 गीगा ओम इज इक्वल टू 1 गीगा ओम किसके बराबर होता है, ये हमें पता करना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आपको एक तो माइक्रो के बारे में पता होना चाहिए, एक मिली के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये दोनों वर्ड। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो की बात करूँ तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है दोस्तों, ये मेरा होता है माइक्रो। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ये बातें आपको पता होनी चाहिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 गीगा ओम किसके बराबर होता है, तो 1 गीगा ओम हमारा होता है 10⁻⁹ के बराबर होता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। इसके अंदर दे रखा है 10⁻3 फर्स्ट ऑप्शन, उसके बाद 10⁻6 दे रखा है थर्ड ऑप्शन। 10⁻3 का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा किलो। ठीक है, आपने सुना होगा कहीं पर के लिखा होता है, तो के का मतलब क्या होता है, किलो, हज़ार। ठीक है, तो 10⁻3 होता है हमारा किलो के हिसाब बराबर। ठीक है, और जो हमारे पास 10⁻6 है, इसका मतलब होता है मेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मेगा होगा 10⁻6 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स्ट्रा बातें भी मैंने आपको कुछ बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 5 एम्पियर परिपथ जो कि 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या है। इसमें से प्रकाश बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, जो अगर आपके पास 800 वाट का जो लोड है, कहीं कहीं पर ये लोड 1000 वाट का भी दे सकते हैं आपको, इसको हम बोलते हैं लघु परिपथ। ठीक है, जो हमारे पास लघु परिपथ होता है, एक होता है हमारे पास पावर परिपथ। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो 5 एम्पियर परिपथ है और 800 वाट से कम, ठीक है, लोड है हमारे पास, तो हम कितने पॉइंट यूज कर सकते हैं, 10 पॉइंट हम यूज कर सकते हैं कम से कम। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ आपको। एक्स्ट्रा बातें क्या है, अगर आपके पास पावर परिपथ हो, पावर परिपथ मतलब क्या है, उसके अंदर दो तो पॉइंट होंगे आपके, दो तो आपके उसके अंदर पॉइंट होंगे, और लोड जो होगा, लोड होता है लगभग 3000 वाट तक उसके अंदर लोड होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर इस टाइप का बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई बतानी है हमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। यही क्वेश्चन सेम राजस्थान इंस्ट्रक्टर के अंदर पूछा गया था, जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आगे आने वाली भी एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको मैं अच्छी तरह से बताता हूँ इसके बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, तो क्या है, सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगा। हमारे पास क्या है, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है क्या, ρL/A। ये बातें सभी को पता होती है। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है ρL/A। इसके अंदर रो क्या होती है, हमारी विशिष्ट प्रतिरोधकता, अल लंबाई होती है, ए होता है हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, हमारा जो वायर है वो कितना मोटा वायर है वो होता है एरिया। ठीक है, अब बात करनी है हमें सिर्फ रो की, रो की इकाई निकालनी है हमें। तो रो की इकाई कैसे निकालेंगे, देखते हैं। रो को रखेंगे एक साइड में, आर हमारे पास इस साइड में है, ए इसके साथ में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अल यहाँ पर नीचे आएगा और ए हमारा इस साइड ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो आर की इकाई क्या होती है, आर की इकाई होती है हमारी ओम। ठीक है, एरिया की इकाई क्या होती है, एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर, बटा में क्या है, लंबाई की इकाई क्या होती है मीटर,
इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर 1 मीटर बचेगा। तो हमारे पास जो इकाई बनी है वो क्या इकाई बनी है, ओम गुणा में मीटर। ये मेरी क्या है, इकाई बनी है, रजिस्टिविटी की इकाई ये निकल चुकी है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या दे रखा है। ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है ओम दिया हुआ है, ये इकाई नहीं बनेगी। बीटा ये तो इकाई है ही नहीं। सेंटीमीटर बटा ओम ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा है, ओम सेंटीमीटर। अगर आपको कहीं पर ओम मीटर दिखाई दे तो आप ओम मीटर को भी गुणा निशान लगा सकते हो, और अगर आपको ओम सेंटीमीटर दिखाई दे तो ओम सेंटीमीटर भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है, विद्युत रोधी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो विद्युत को रोकता नहीं है, मतलब क्या है, हमारे पास इनमें से इंसुलेटर नहीं है। ठीक है, इंसुलेटर नहीं है, ये इंसुलेटर की बात कर रहा है, इंसुलेटर नहीं है वो हमें देखना है। माइका हम यूज़ करते हैं, अभ्रक जो है माइका बोलते हैं अभ्रक को, ये एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। एबोनाइट की छड़ आपने देखी होगी, एज ए इंसुलेटर का काम करते हैं। चारकोल भी एक इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन लेड जो शीशा आपने सुना होगा, LED लेड आपने सुना होगा, शीशा बोलते हैं इसे, ये एक क्या है, हमारा विद्युत रोधी नहीं है, इसके अंदर धारा प्रवाह होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एज ए ITI स्टूडेंट्स के लिए। अगर जो भी ITI की तैयारी कर रहा है, जैसे लाइनमैन, मेंटेनर, DMRC रेलवेज की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। ठीक है, तापमान कौन सा ज़्यादा सहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना है तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस की एक थ्योरी क्लास अपलोड कर रखी है स्टार्टिंग के अंदर, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर। जो हमारे चैनल पे जाइए आप, सक्सेस विद MBS पे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। तो स्टार्टिंग वाली जो क्लासेस है उसके अंदर क्या है, ये सभी बेसिक इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। कौन सी इकाई होती है, क्या हमारे पास क्या है, किसकी यूनिट क्या बनती है, ये सारे हमने डिस्कस कर रखे हैं। एक बार क्या है, थ्योरी क्लासेस ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप इन सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा और सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पाओगे। सारे क्वेश्चन उन्हीं में से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास ऑप्शन जो है C है वो सही रहेगा। C वर्ग जो है हमारे पास, उसका जो तापमान है वो अधिक सहन कर सकता है। आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री सेल्सियस क्या है, इससे ज़्यादा ही क्या है, C वर्ग का जो तापमान वो रहता है। अगर थोड़ा सा मैं और बताऊं, अगर हमारे पास H वर्ग का कोई हमारे पास विद्युत रोधन पदार्थ है तो ये H वर्ग क्या करता है, 180 तक डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आपको बात बताऊँ मैं, जो बी वर्ग जो है वो 130 डिग्री तक क्या है, तापमान सहन कर सकता है। ये बात क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर उपयोग किया जाता है उच्च वोल्टता के लिए। अब आपको पता होना चाहिए उच्च वोल्टता के लिए हम स्ट्रेन प्रकार का ही इंसुलेटर यूज़ करते हैं, जो कि एक ही ऑप्शन हमें सही दिखाई दे रहा है। इनमें से ये कोई ऑप्शन नहीं बन रहे, निलंबन प्रकार का हम यूज़ नहीं करते, तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रेन प्रकार का। ठीक है दोस्तों, इंसुलेटर के बारे में मैंने क्या है, पावर सिस्टम के अंदर क्या है, हम वीडियो बनाएंगे पावर सिस्टम के लिए, तो आगे लेक्चर वो भी अपलोड करेंगे। इंसुलेटर के बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, 1 वोल्ट डैश के बराबर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं, तो आज भी हम देखते हैं। 1 वोल्ट बराबर, V बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर मैंने आपको बताया था W बटा में क्या होता है, Q होता है। ये वोल्टेज का फॉर्मूला है। W का इकाई क्या होती है, W की इकाई होती है जूल, Q की इकाई क्या होगी, गुलाम। जूल बटा गुलाम देखना है बस, 1 जूल बटा गुलाम। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर C सही बन रहा है, तो ऑप्शन C सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी आकृति में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम के नियम के अनुसार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ओम के नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ओम के नियम की बात करते हैं थोड़ी। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I, ये हमारा ओम का नियम होता है, जो कि जहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो होता है स्थिरांक रहता है, टेम्परेचर स्थिर रहेगा, वहीं पर ओम का नियम लागू होगा। ये आपको पता होना चाहिए।
अब हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच में समानुपाती का चिन्ह आप देख रहे हो, तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही हमारा करंट बढ़ेगा। तो ग्राफ किस तरह से नज़र आएगा? ग्राफ हमारा नज़र आएगा ऑप्शन बी के अनुसार रेखीय ग्राफ बनेगा। इसे हम रेखीय ग्राफ बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में बोले तो लीनियर ग्राफ हमारा बनेगा ये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिली शक्ति वाट किसके बराबर होता है? मिली शक्ति वाट की बात की गई है इसके अंदर। ठीक है, तो मिली शक्ति वाट की बराबर बात करें तो हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन रहेगा ए सही रहेगा, जो कि 1/1000 हमारा क्या होता है, मिली शक्ति वाट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओम का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता? तो सबसे पहले क्या है, देखते हैं अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक के अंदर लागू नहीं होता, हमारा ऑप्शन ए ही सही बन रहा है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध पर लागू होता है, उच्च वोल्टेज परिपथ में भी लागू होता है, और एसी सर्किट में भी ओम का नियम हम लागू कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ओम का नियम है वो अर्धचालक के अंदर यूज होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पीयर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? 1 एम्पीयर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो देखते हैं, 1 एम्पीयर की बात कर रखी है, मतलब करंट की बात कर रखी है। करंट का फॉर्मूला आपको पता है, क्यू गुना में क्या होता है हमारा करंट होता है, एक मिनट दोस्तों, करंट जो होता है हमारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में टी होता है। ठीक है, क्यू बटा में टी है, तो यहाँ पर करंट निकालें तो हमारे पास क्या है, क्यू की इकाई क्या होती है, क्यू की इकाई होती है गुलाम, और बटा में क्या है, सेकंड, गुलाम प्रति सेकंड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन ए गलत है हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी 1 गुलाम प्रति सेकंड, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बार बार देख चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो आपको शायद हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, वेग पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, वेग पूछा गया, मतलब वेलोसिटी पूछी है। ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी की बात करें तो न्यूनतम वेलोसिटी हमारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव बताने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। स्टार्टिंग जो हमारे पास सीरीज रही थी फर्स्ट वाले पार्ट की, उसके अंदर हमने इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। तो धारा के 3 मुख्य प्रभाव कौन कौन से होते हैं? एक तो उष्मीय प्रभाव होता है, एक चुंबकीय प्रभाव होता है, एक रासायनिक प्रभाव होता है। उष्मीय प्रभाव की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT, ये हमारा उष्मीय प्रभाव होता है धारा के साथ। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो है मेरे पास दिया हुआ है इसके अंदर चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो हमारा पास क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव के अंदर फ्लक्स बराबर हमारे पास क्या होता है, MMF बटा में क्या होता है, हमारे पास S होता है। ठीक है, इसके बारे में MMF हमारा क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और S हमारा क्या होता है, S होता है रिलेक्टेंस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करेंगे जब चुंबकीय वाला चैप्टर करेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके अंदर हम चर्चा करेंगे रिलेक्टेंस के बारे में। वैसे थोड़ा सा बताऊं रिलेक्टेंस क्या होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास प्रतिरोध होता है जो कि धारा का विरोध करता है, उसी तरह से क्या होगा, चुंबकीय परिपथ के अंदर रिलेक्टेंस होता है जो कि फ्लक्स का विरोध करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो रासायनिक प्रभाव है वो आपने देखा होगा, बैटरी के अंदर हम इस तरह से क्या है इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, और इसके अंदर क्या है हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, जो कि जिनके अंदर आयनीकरण होता है और क्या है धारा प्रवाह होती है। तो इसी तरह से क्या है हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से होंगे, उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं हम इसको। धारा की उपस्थिति का हमें ज्ञान करना है। चमकने से क्या धारा पता चलती है, हमें धारा चमक रही है, इस तरह से कुछ आपने कभी सुना है, नहीं सुना, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। विद्युत झटके से क्या आपने कभी किसी तार को छूकर देखा है कि इसके अंदर करंट है या नहीं, ये भी आपने नहीं देखा होगा, कभी ऐसे ट्राई भी मत करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, चटकने की ध्वनि। ध्वनि क्या कभी आपने देखा है, धारा कहीं पर चिंगारी की साउंड आपको सुनाई दे रही तो वहाँ पर धारा है, इस तरह से कभी आपने चेक किया है,
नहीं किया। ऑप्शन बचा है उत्पन्न प्रभावों से। प्रभावों से मतलब क्या है, जैसे हमारे पास पंखा है, पंखा चल रहा है तो ये धारा का प्रभाव ही उत्पन्न कर रहा है। लाइट जल रही है तो ये क्या है, हमारे पास धारा की उपस्थिति का ही क्या ज्ञान दे रही है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। और ये क्या है, जो डेली हम क्वेश्चन सीरीज आपको दे रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से आप समझिए, और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद क्या है, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है आपको। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। धारा प्रवाह, हमें क्या है, धारा को फ्लो करवाना है, तो धारा को फ्लो करवाने के लिए आपको न्यूनतम आवश्यकताएं क्या चाहिए। जैसे कि आपके पास एक कोई सेल मानते हैं, ठीक है, ये आपके पास कोई सेल है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, ये सेल है, मतलब इसके अंदर आपके पास वोल्टेज होगी, सेल है तो ठीक है। अब आप एक तार लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव का आप जोड़ देते हैं तो इसके अंदर धारा फ्लो हो जाती है, ठीक है, करंट फ्लो होगा इसके अंदर। तो क्या होगा, तो हमें सिर्फ एक तो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ी है, एक हमें तार की ज़रूरत पड़ी है। तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज स्रोत एवं चालक से क्या है, हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है। मास नंबर ऑफ एन एटम इज, एक अणु की भार संख्या होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब क्या है, आपका सुना होगा एटम के बारे में, जो हमारे पास नाभिक होता है, नाभिक के अंदर एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इन दोनों को हम जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक अणु का भार निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूलाम पर यूनिट वोल्ट किसके बराबर है, ये पूछा गया है। कूलाम पर यूनिट वोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है लेकिन इजी है काफ़ी। आपको पता होना चाहिए जो CV बराबर होता है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर जो C मेरे पास क्या है, C मेरे पास है कैपेसिटेंस जिसे बोलते हैं धारिता, V मेरे पास वोल्टेज है, Q मेरे पास क्या है, आवेश है जो कि चार्ज बोलते हैं। अब हम इनकी इकाई की बात करते हैं, इकाई क्या है, कूलाम पर यूनिट वोल्ट। ठीक है, अब कूलाम पर यूनिट की वोल्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे, C बराबर Q बटा V। Q जो हमारे पास आवेश है जिसकी इकाई क्या होती है, कूलाम, V की इकाई क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, तो क्या बना है यहाँ पर, कूलाम पर वोल्ट बना है। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला बना है, कैपेसिटेंस का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको B दिखाई दे रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। एक बात और, अगर आपको कैपेसिटर की इकाई की बात करें, हम कैपेसिटर की इकाई पूछ ले आपसे, कैपेसिटर की इकाई क्या होती है, संधारित्र की इकाई क्या होती है, संधारित्र की इकाई होती है फेराड। ठीक है, ये भाई आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इंडक्टर की इकाई पूछ ले, इंडक्टर जो कि प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व की इकाई पूछे तो प्रेरकत्व की इकाई होती है हेनरी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंडक्टर की इकाई होते हैं हम, इस टाइप का आपको एक परिपथ दे रखा है, सर्किट दे रखा है। इसके अंदर क्या पूछा गया है आपको, ए और बी के बीच विभवांतर पूछा गया है, ए और बी के बीच विभवांतर पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले लूप के अंदर हम क्या है, एक KVL लगा देते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर ए से बाहर निकल रही है तो इसके अंदर क्या ले लिया हमने, इसको प्लस मान लिया, इसको मैंने माइनस माना है। प्लस से बाहर निकलेगा तो माइनस VAB। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, मैं माइनस, थोड़ा सा क्या है लिखने में गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस VAB। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करंट होगा वो इस तरह से आकर यहाँ पर आ रहा है, मेरे पास माइनस से बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, +10। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस से बाहर निकल रहा है तो +10, यहाँ पर क्या है, प्लस से बाहर निकल रहा है 6 के अंदर तो क्या होगा, -6 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, VAB को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, VAB को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, VAB बराबर होगा 10 और 10, 20 से मैं 6 माइनस करूँगा तो कितना बनेगा, 14 वोल्ट मेरे पास जो राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत लगे, आपको समझ ना आए तो एक बार फिर से देखना, अगर फिर भी समझ ना आए तो क्या है, आप हमें बता सकते हो, सुझाव दे सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर अपने जो भी डाउट है वो बताइए हमें, हम आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से अधिक हल्का कण कौन सा है। हल्का कण पूछा गया है, इनमें से प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या एटम है या इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता होना चाहिए, जो साइंस के अंदर है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है,
उसको मैं अगर 1840 से गुणा करूँगा तब मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, मास ऑफ प्रोटॉन की बनेगी। तो इसमें हल्का कण कौन सा होगा, हमारा हल्का कण होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर कोड के बारे में। प्रतिरोध में सवर्ण रंग कोड सहायता सूचित करता है। ठीक है, मतलब जो गोल्ड कलर है उसके बारे में पूछा गया है, गोल्ड कलर के बारे में। तो गोल्ड कलर का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी कलर कोडिंग की जो सीरीज होती है, जो कि बी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास कलर होते हैं। उसके बाद जो टॉलरेंस बनती है मेरी, गोल्ड और सिल्वर की बात करता हूँ मैं, उसके बाद बनती है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर। तो गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो होती है ±5%, और जो सिल्वर की टॉलरेंस होती है वो ±10% होती है। ठीक है, तो गोल्ड के हिसाब से ऑप्शन रहेगा हमारे यहाँ बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई आपको लगे, आपकी तरफ से कोई सुझाव लगे, हमें बताना चाहो तो आप बता सकते हो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट लगे तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर क्या है हमारे पास, जो आप नोट PDF चाहिए, आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, बोल सकते हो, तो आपको नोट्स या PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।